शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक से जुड़ी अहम खबर। अर्धसैनिक बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजने का फैसला लिया गया है। इस मीटिंग में 5000 और जवानों की तैनाती होगी। मणिपुर में तय यह भी हुआ है, अभी 27,000 अर्धसैनिक बलों के जवान वहां पर तैनात हैं। सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि राज्य में शांति बहाली प्राथमिकता है। और दिल्ली एनसीआर की इस वक्त की सबसे बड़ी मुसीबत पर एक बड़ी खबर। जी हां, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली एनसीआर में स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के राज्यों से जवाब मांगा है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा से जवाब मांगा गया है। गुरुवार तक राज्यों को इस मुद्दे पर अपना हलफनामा देना होगा। दिल्ली में प्रदूषण पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सभी 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में शामिल सरकारों को भी ग्रैब 4 लागू करने को कहा है। अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि ग्रैब 4 लागू करने में देरी क्यों हुई है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक क्या किया। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर AQI 400 के नीचे भी आता है तो भी आप अदालत की अनुमति के बिना ग्रैब 4 को वापस नहीं लेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि एजेंसियों ने ग्रैब 4 को किस तरह से लागू किया है। कोर्ट ने ग्रैब 4 की निगरानी के लिए अलग अलग विभागों की टीमें गठित करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार से शुक्रवार तक सरकार के उठाए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी की स्थिति काफी गंभीर है। इस वक्त ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में क्या इस वक्त हालात हैं, जानकारी दे रहे हैं TV9 संवाददाता विवेक शर्मा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम NFC गोल सर्कल पर मौजूद है, जहां पर रेड लाइट होने के बाद ट्रैफिक पुलिस के जवान यहां पर बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं कि जो लोग हैं जो कि गाड़ी चला रहे हैं उनके पास पोल्यूशन का यहां पर सर्टिफिकेट है या नहीं। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि कोई ऐसी गाड़ी तो नहीं है जिस पर ग्रैब 4 के बाद पाबंदी लगाई गई हो। अगर ऐसी कोई गाड़ी नजर आती है तो बाकायदा उसे रोका जाता है और उसके बाद उसका चालान किया जा सकता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आपको यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो हर एक गाड़ियों को चेक करते हुए नजर आएंगे। बाकायदा यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। जिस तरह से आपको बता दें कि प्रदूषण का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा था उसको देखते हुए ग्रैब 4 दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया है। जो ट्रक जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं उन्हें ही एंट्री करने की परमिशन दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियां जो है यानी कि दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड जो गाड़ियां होती हैं अगर वो दिल्ली में प्रवेश करती हैं तो उन पर भी पाबंदी है, यानी कि कमर्शियल वाहन जो हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक CNG या BS6 वाली नहीं है तो उन पर बाकायदा पाबंदी लगाई गई है। और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी एक बैठक की। ग्रैब 4 सख्ती से लागू करने पर मंथन हुआ इस मीटिंग में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रखकर वर्क फ्रॉम होम पर फैसला। उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और केंद्र सरकार सो रही है, ये बयान गोपाल राय का सामने आया है। पड़ोसी राज्य डीजल वाली बसें चला रहे हैं, गोपाल राय कह रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में बदलते मौसम में प्रदूषण का प्रभाव मारक होता जा रहा है, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेलने के लिए मजबूर है, ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सो रही है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन व्रत धारण करके चुपचाप कहां बैठे हैं किसी को नहीं पता है। जब देश का आधा हिस्सा प्रदूषण की चपेट में है, ऐसे में केंद्र सरकार को पहल करके सभी राज्यों के साथ मिलकर के जब काम करने का वक्त है, ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी का मौन व्रत धारण करना
और भाजपा की सरकारों का सो जाना ये बहुत ही खतरनाक है। दिल्ली में प्रदूषण की सियासत गर्म है। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर हमला बोला है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली में सांसों का आपातकाल, ये पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है और आरोप लगाया कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। पोस्टर में यह भी तंज किया गया कि केजरीवाल के लंदन में लोग सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं। बीजेपी ने आज दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को मास्क बांटने का काम किया और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। दिल्ली की मौजूदा हालत के लिए बीजेपी ने आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में जो हालत है वो बद से बदतर है। लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको है। लेकिन दिल्ली की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह का शासन चला रही है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं दिल्ली की सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पराली जलाने का सिलसिला जारी है और दिल्ली सरकार प्रदूषण से जुड़े आंकड़े छिपा रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज दिल्ली सरकार ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में ग्रैप 4 पाबंदी को सख्ती से लागू करने पर मंथन किया गया। बात राजनीति की। राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति जनगणना कराने की वकालत की है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले रांची पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि SC, ST और OBC के आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप जाति जनगणना कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, और प्रधानमंत्री ने मेरा जवाब तक नहीं दिया। तो ये रियलिटी है। झारखंड में हमारी स्ट्रैटेजी है, फाउंडेशन उसका, यहाँ भी हम जाति जनगणना करेंगे और यहाँ भी हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। ST के रिजर्वेशन को 26% से 28%, SC रिजर्वेशन 10% से 12%, OBC रिजर्वेशन 14% से 27%। हम ये कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोग इसको रोकते हैं, इसको रोक रहे हैं, इसको आगे नहीं जाने दे रहे। हमारा जो मेन प्रोग्राम है, और मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश का धन, जमीन, जल, जंगल 3-4 बड़े अरबपतियों को देते हैं। अदानी जी को धारा भी देने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले राहुल गांधी ने बीजेपी के एक हैं तो सेफ हैं नारे पर तंज किया और इसी बहाने गौतम अडानी और PM मोदी पर हमला किया। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक हैं तो सेफ हैं, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक हैं तो सेफ हैं। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। और राहुल गांधी के सेफ है नेक वाले तंज पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल को लेकर क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मौका तो मिलता है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, मगर हमेशा वो कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे पूरे भारतवर्ष में लोगों को हंसने का, मजाक बनाने का और खिलखिलाने का मौका मिलता है। बहुत ही निचले स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी के तथाकथित उम्दा नेता द्वारा इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें भी एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती है। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट।
छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। इधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को समाज के लिए जहर बताया है, जिसके बाद सियासी संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी और आरएसएस ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ने के बाद कैलाश गहलोत ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी का दामन थामते ही आप सरकार के मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने विचारों से भटक गई है और पार्टी अब आम से खास हो गई है। कैलाश गहलोत ने यह भी सफाई दी कि वो किसी जांच एजेंसी के डर से बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैलाश गहलोत का पार्टी में स्वागत किया। दिल्ली की राजनीति में कह सकता हूँ टर्निंग पॉइंट ये आज माना जाएगा कि एक दिल्ली में एक वरिष्ठ सरकार के मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़कर जाने पर सिर्फ इतना कहा कि वो जहां जाना चाहें जाएं। कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन कर वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते। उधर कैलाश गहलोत के बीजेपी में जाने के बाद दिल्ली सरकार ने उनकी जगह जाट नेता को ही आगे बढ़ाया है। नांगलोई जाट से विधायक राघवेंद्र शौकीन को कैबिनेट में शामिल करने का ऐलान किया गया। नांगलोई जाट से विधायक रघुवीर शौकीन अब आतिशी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज इसका ऐलान किया है। दिल्ली को एक नए कैबिनेट मंत्री मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है कि श्री राघवेंद्र शौकीन जी जो मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं वो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री होंगे। दिल्ली के नांगलोई जाट से विधायक रघुवीर शौकीन ने इस मौके पर बीजेपी पर जाटों को बांटने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि वो दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं। बीजेपी ने हमेशा जाटों के विरुद्ध काम किया है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों का इशू हो, चाहे वो हरियाणा में इलेक्शन हो। आपको बता दें, रघुवीर शौकीन दिल्ली से एक जाट चेहरा है। पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और 2 बार नांगलोई जाट से विधायक रह चुके हैं। साथ ही वो 2 बार काउंसलर भी रह चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि रघुवीर शौकीन दिल्ली देहात के एक सक्रिय नेता हैं। आम आदमी पार्टी को अगर कैलाश गहलोत के जाने से झटका लगा है तो कांग्रेस में शामिल होकर पूर्व विधायक सुमेश शौकीन ने अपनी ही पार्टी को झटका दे दिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। खुद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनका पार्टी में स्वागत किया। दिल्ली देहात क्षेत्र में अपनी सियासी जमीन बनाने वाले शौकीन ने कहा कि वो दिल्ली सरकार के कामकाज से प्रभावित है और मिलकर दिल्ली का विकास करेंगे। दिल्ली देहात के लोगों के लिए और अपनी विधानसभा के लोगों के लिए और दिल्ली के आम जनमानस के लिए अरविंद केजरीवाल साहब के साथ मिलकर काम करेंगे। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले दिल्ली देहात इलाके को दरकिनार किया जाता रहा, लेकिन अब वहां की तस्वीर बदल चुकी है। मैं समझता हूं इनके जुड़ने से दिल्ली देहात में जो हमारे काम है उनको बल मिलेगा, उनको गति मिलेगी
और ओवरऑल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक और बीजेपी नेता अनिल झा भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। स्वागत है। और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सीएम आतिशी को पत्र लिखा है। गुप्ता ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर चिंता जताई। दिल्ली में अब आप और बीजेपी के बीच रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने में जुट गई है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को एक पत्र लिखा है। विजेंद्र ने आतिशी को लिखे पत्र में दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं पर सवाल उठाया है। इस पत्र में विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं की बढ़ती तादाद को रोकने के लिए आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? आपकी सरकार रोहिंग्या को लेकर चुप क्यों है? विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? गुप्ता ने कहा कि नियम को ताक पर रखकर इलीगल तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं का वोटर आई कार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। 2 दिन पहले ही दिल्ली के एलजी ने पुलिस को अवैध प्रवासियों के पहचान के आदेश दिए थे। उधर पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का क्या क्या कार्यक्रम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के बाद G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए प्रवासी भारतीय भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। लोग हाथों में तिरंगा लिए मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। एयरपोर्ट से पीएम मोदी रियो डे जेनेरियो के एक होटल पहुंचे तो वहां मौजूद भारतीयों ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। ब्राजील के वैदिक विद्वानों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 से 7 बजे G20 समिट के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां भूख और गरीबी के खिलाफ ग्लोबल गठबंधन का शुभारंभ होगा। शाम 7:30 से भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई का प्रथम सत्र शुरू होगा। रात 11:15 बजे से ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों का सुधार का दूसरा सत्र होगा, जिसमें पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। इसके बाद रात 12 बजे से रात 1:55 तक द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इस दौरान पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। फिल्म साबरमती रिपोर्ट की गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की है और कहा कि सच्चाई को बहुत दिनों तक नहीं छिपाया जा सकता। गृह मंत्री के ट्वीट पर फिल्म की प्रोड्यूसर ने भी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी फिल्म साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ताकतवर इकोसिस्टम चाहे लाख कोशिश कर लें, किसी भी सच को बहुत दिनों तक अंधेरे में नहीं छिपाया जा सकता। फिल्म साबरमती रिपोर्ट उस इकोसिस्टम को तोड़ने की हिम्मत दिखाती है जिसे दिन के उजाले में अंजाम दिया गया था। साबरमती एक्सप्रेस 15 नवंबर को सिनेमाघर में रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म में मुख्य भूमिका विक्रांत मैसी ने निभाई है। गृह मंत्री अमित शाह से पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस फिल्म से जुड़ा एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सच को बहुत दिनों तक नहीं छिपाया जा सकता है और फेक नैरेटिव कुछ दिनों तक ही चल सकता है। साबरमती रिपोर्ट गोधरा कांड पर बनी फिल्म है, जिसमें घटना के सच को दिखाने का दावा किया गया है। अमित शाह की पोस्ट पर फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी प्रतिक्रिया दी और एक पोस्ट के जरिए लिखा कि आपके प्रेमपूर्ण शब्दों के लिए हृदय से धन्यवाद। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने जुमे की नमाज के समय होने वाली तकरीर को लेकर एक नया आदेश दिया है। बोर्ड ने कहा है कि इस दौरान होने वाली तकरीर के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की दलील है कि मस्जिद में मुतावली नौजवानों को भटकाने का काम करते थे, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा था। लिहाजा अब जुमे के दिन मस्जिद में होने वाली तकरीर से पहले आज्ञा लेनी होगी और ऐसी तकरीरों पर बोर्ड की नजर होगी। जो मुतवल्ली लोग, जो राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति मस्जिद का उपयोग नहीं करें। कांग्रेस जो है कि विचार परिवार के लगभग मुतवल्ली है, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मस्जिदों से फतवा जारी करते। लोग बोले यार मस्जिदों से आदेश हुआ है, आदेश करने वाला मुतवल्ली है, भले यार मस्जिद से बोले हैं कि इसको वोट देना है, तो किसी का अधिकार कहना नहीं, आप स्वतंत्र किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना है। वक्फ बोर्ड के इस फैसले का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। देखिए, जो जानकारी मिला है उसके आधार पे वक्फ बोर्ड ने ये फैसला लिया है और ये फैसला बिल्कुल भी स्वागत योग्य है।
हालांकि इस आदेश का वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलामी रिजवी ने विरोध किया है। उन्होंने पूछा है कि छत्तीसगढ़ में हजारों मस्जिद हैं, ऐसे में इस तरह का आदेश बेतुका है। और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गए। थाना प्रभारी ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद हंगामा हो गया। पहला थप्पड़ थाना प्रभारी ने जड़ा और उसके चंद सेकंड के बाद किसी ने थाना प्रभारी को ही थप्पड़ मार दिया। वीडियो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का है। सड़क दुर्घटना के बाद भीड़ जमा हुई, घंटों जाम लगाया गया। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो लोगों ने पुलिस के सामने गुस्से का इजहार किया। इतने में बड़ागांव थाना प्रभारी अनुमेहा गुप्ता ने आपा खो दिया और एक युवक को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। इससे पहले मौके पर मौजूद पुलिस की टीम कुछ समझ पाती, भीड़ से ही किसी ने थाना प्रभारी पर ही हमला कर दिया और कुछ देर के लिए हालात बेकाबू हो गए। पूरा मामला दरकुआं गांव का है, जहां एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने 50 वर्षीय घुरका लोधी को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने बड़ागांव खड़गपुर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसे हटाने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन थाना प्रभारी के थप्पड़ मारते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस अब उस वाहन चालक की तलाश में है जो टक्कर मारने के बाद फरार हो गया।